अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक वाटर पोल्यूशन है। वाटर पोल्यूशन बेसिकली क्या है? वाटर बॉडीज़ जो हमारी कंट्री में या इस अर्थ में मौजूद हैं, वाटर बॉडीज़ में रिवर, स्ट्रीम्स, कैनाल्स, लेक्स और ओशंस आ जाते हैं। तो इनके वाटर को जो पोल्यूट किया जा रहा है, दिस इज़ नोन एज वाटर पोल्यूशन। तो फॉल्टी सब्सटेंसेस जो हैं वो ऐड किए जा रहे हैं वाटर बॉडीज़ में, जिनकी वजह से वाटर पोल्यूटेड होता जा रहा है। और ये पोल्यूटेड वाटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। और इसके अलावा इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट ह्यूमन के ऊपर भी है कि हम अगर इस वाटर को यूज़ करेंगे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए तो उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में भी इंटर होंगे, तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल है। और या फिर हम इस वाटर को कहीं और यूज़ करेंगे तो तब भी हमारे लिए हार्मफुल है। और इनडायरेक्टली हमारे लिए ये इस तरह हार्मफुल है कि इस वाटर बॉडीज़ के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक फिशेस वगैरह, तो हम उनके ऊपर फीड करते हैं तो वो कंटेमिनेटेड हैं विद हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस उन फिशेस के थ्रू या उन फिशेस के मीट के थ्रू हमारी बॉडी में इंटर होंगे और वो वहाँ पर पॉइजनिंग काज करेंगे। तो वाटर पोल्यूशन का सबसे मेन सोर्स या मेन काज जो है वो सीवेज वाटर है। हमारे घरों से जो पानी रिलीज़ हो रहा है, वेस्ट वाटर, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। लाइक उसके अंदर बहुत से ऐसे केमिकल्स हैं जो यूट्रॉफिकेशन काज करेंगे, पॉइजनस केमिकल्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं जिसमें सल्फोनिक एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं और कंपाउंड्स हैं। और इसके अलावा इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकते हैं जो डिजीज़ काज करते हैं लाइक टाइफाइड, कॉलरा वगैरह। तो अगर ये सीवेज वाटर अनट्रीटेड रह जाए तो ये अनट्रीटेड सीवेज वाटर जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम काज करता है जब ये वाटर कैनाल, स्ट्रीम्स और फिर रिवर्स में जाता है और फिर वहाँ से ये ओशंस में इंटर होता है। इसी तरह ऑयल्स और डिटर्जेंट्स, हमारे घरों में डिटर्जेंट्स यूज़ होते हैं। वो डिटर्जेंट्स जब हम अपने सीवेज वाटर में रिलीज़ करते हैं और वो जाके वाटर बॉडीज़ में इंटर होते हैं तो वहाँ पर वो डिटर्जेंट्स हमारे जो एक्वेटिक बॉडीज़ के अंदर लाइफ होती है उसको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, वो किल हो जाते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिशेस और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। तो क्योंकि कंज्यूमर्स और एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इस वजह से जब वो किल हो जाएंगे तो वहाँ पर एक तो फूड की डेफिशिएंसी हो जाएगी फॉर दी एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, और दूसरा क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसको यूज़ करते हैं फॉर देयर एक्टिविटीज़। तो इस तरह वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी वजह से भी एनिमल्स की डेथ हो सकती है। इसी तरह डिटर्जेंट्स में बेसिकली फॉस्फेट्स होते हैं बहुत से, और ये फॉस्फेट्स जो हैं वो इनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स काज करते हैं जिसको हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। तो वो भी प्रॉब्लम काज करेंगे जिसमें माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की ओवर ग्रोथ होती है और इस तरह जो है वो एक्वेटिक रिजर्व्स या रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ नहीं हो सकते या हार्मफुल हो सकते हैं। इसी तरह ऑयल्स वगैरह जो हैं जिसमें पेट्रोल वगैरह हो सकता है या दूसरे ऑयल्स हो सकते हैं, तो ये भी हार्मफुल होते हैं फॉर एक्वेटिक लाइफ एंड फॉर प्रोड्यूसर्स। और अब अगर यूट्रॉफिकेशन देखा जाए तो यूट्रॉफिकेशन क्या है? बेसिकली यूट्रॉफिकेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक्सेसिव इनरिचमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट्स हो जाती है। और न्यूट्रिएंट्स जब वाटर बॉडीज़ के अंदर एक्सेसिव हो जाते हैं तो इसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिक मैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाता है रिवर्स और लेक्स वगैरह में। तो इसको हम यूट्रॉफिकेशन कहते हैं। तो बेसिकली क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज़ होते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर, तो न्यूट्रिएंट्स के इंक्रीज़ होने की वजह से क्योंकि अब प्लांट्स वगैरह और जो एक्वेटिक प्रोड्यूसर्स होते हैं जिसमें एल्गी वगैरह हैं, तो वो उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं। तो इस तरह उनकी जब ग्रोथ इंक्रीज़ होती है तो वो बड़े बड़े एल्गल्स ब्लूम फॉर्म करते हैं, बड़े बड़े स्कम्स की फॉर्म में वो ब्लूम्स फॉर्म करते हैं एल्गी के।
जब एलजी की ओवर ग्रोथ होती है। बेसिकली माइक्रोस्कोपिक प्रोड्यूसर जो हैं वो एलजी ही है। तो ये जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो एल्गल ब्लूम्स बनाते हैं, और ये एल्गल ब्लूम्स जो है वो वाटर की सरफेस के ऊपर एक थिक लेयर फॉर्म कर देते हैं स्कम की। स्कम जो है वो आप कह सकते हैं काई। आपने अक्सर पानी देखा होगा, काफ़ी अरसे से कहीं पे खड़ा है तो उसके ऊपर एक सब्ज़ कलर की लेयर सी बन जाती है। तो वो सब्ज़ कलर की लेयर जो है वो बेसिकली स्कम होता है जिसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। तो ये एक्वेटिक प्लांट्स और एल्गी वगैरह की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है। इसकी वजह से ऑक्सीजन काफ़ी यूज़ होती है। और फिर क्योंकि ये एल्गल ब्लूम्स जो हैं वो वाटर सरफेस के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं स्कम की, तो इस वजह से लाइट पेनिट्रेट नहीं करती इनटू वाटर के अंदर लाइट पेनिट्रेट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से अंडरलिंग प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स वो लाइट ना मिलने की वजह से डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो वो जब डेड होने लगते हैं तो उनकी डेड बॉडीज़ को फिर डिकम्पोज़र्स डिकम्पोज़ करते हैं, और डिकम्पोजिशन के बाद उनमें हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं। फिर क्योंकि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी कम हो रही है और डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन भी ज़्यादा यूज़ हो रही थी, तो इस वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन कंटेंट्स और ऑक्सीजन जो है वो वाटर बॉडीज़ में वो भी कम हो जाती है। तो इस वजह से फिर वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिज़ल्ट में मैनी टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं वाटर बॉडीज़ में, और वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं उस वाटर को अनफिट कर देते हैं फॉर ड्रिंकिंग, फॉर इरिगेशन और फॉर एनी ह्यूमन यूज़। और इसके अंदर से फिर एक अजीब सी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली यूट्रॉफिकेशन का इफ़ेक्ट है और एल्गल ब्लूम फार्मेशन का इफ़ेक्ट है। तो इसकी वजह बेसिकली क्या है? इसकी वजह जो वो एक्सेसिव फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स इनटू दी वाटर बॉडीज़, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये एग्रीकल्चर लैंड से आ सकते हैं कि हमने जो फर्टिलाइज़र्स अप्लाई किए हैं, फॉस्फेट फर्टिलाइज़र्स और नाइट्रेट फर्टिलाइज़र्स अपने फील्ड्स वगैरह में, तो वो बारिश के पानी के साथ बहते हुए चले जाते हैं एक्वेटिक बॉडीज़ में। या फिर हमारे घरों में जो सीवेज का वाटर होता है उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, डिटर्जेंट्स फॉस्फेट प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी यहाँ पर हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये सारा जो है वो यूट्रॉफिकेशन है। यूट्रॉफिकेशन के बाद अब जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट यानी कि जो लिक्विड और जो केमिकल्स हैं वो इंडस्ट्रीज से रिलीज़ हो रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट कहलाते हैं। तो फैक्ट्रीज़ के अंदर से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस और केमिकल्स उनके सॉल्यूशंस वगैरह रिलीज़ होते हैं वो वाटर बॉडीज़ में डंप किए जाते हैं। ऑयल की डंपिंग होती है, टॉक्सिक केमिकल की डंपिंग होती है। तो वाटर बॉडीज़ के अंदर जब डंप किए जाते हैं या छोड़े जाते हैं तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो वाटर बॉडीज़ में ऐड हो जाते हैं, वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाते हैं और वाटर को पोल्यूट करते हैं। वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो किल करते हैं और ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे प्रोड्यूसर्स वगैरह की। तो इस वजह से फिर वहाँ वो वाटर जो है वो फिट नहीं रहेगा फॉर ह्यूमन यूज़। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स हम अप्लाई करते हैं अपनी क्रॉप्स के ऊपर एग्रीकल्चर में, एग्रो केमिकल्स इनको हम कहते हैं, तो ये भी हार्मफुल होते हैं, ये भी टॉक्सिसिटी काज करते हैं, ये भी रेन वाटर के साथ मूव करके वाटर बॉडीज़ में ऐड होकर वहाँ पर इनको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अब इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स वगैरह क्या होते हैं, इनको हम एग्रो केमिकल्स कहते हैं। वो केमिकल जो एग्रीकल्चर में यूज़ किए जाते हैं फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स आर नोन एज एग्रो केमिकल्स। इनमें कॉमनली पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं और फर्टिलाइज़र्स आते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को फॉर देयर ग्रोथ। क्रॉप्स को उनकी यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए ये केमिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को आर्टिफिशियली प्रोवाइड किए जाते हैं, और ये फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को फॉर देयर बेटर ग्रोथ, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड प्रोवाइड कर सकें। और
मोनोकल्चर यानी कि एक ही स्पीशी की जो क्रॉप हमने फील्ड में लगाई होती है तो उसको हम मोनोकल्चर कहते हैं। तो डेंस पॉपुलेशन इनमें आ जाती है। तो अब अगर ये डेंस पॉपुलेशन के ऊपर जब कोई हार्मफुल एजेंट, कोई इंसेक्ट हो गया, कोई फंजाई हो गया या कोई और ऑर्गेनिज्म हो गया, तो वो उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उस पॉपुलेशन को या उस फील्ड को, उस क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से हमारी यील्ड कम हो जाती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इनके ऊपर ऐसे केमिकल स्प्रे करते हैं जो इन इंसेक्ट्स और फंगस को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी डिजीज़ से प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स को हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं। पेस्टिसाइड्स आर केमिकल्स दैट आर यूज्ड अगेंस्ट पेस्ट्स टू कंट्रोल देम एंड टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम देयर हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। तो ये पेस्टिसाइड्स जो हैं ये पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। तो पेस्ट की एग्जांपल जो वो इंसेक्ट्स हैं और फंगस है। तो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल या पेस्टिसाइड यूज़ किए जाते हैं उनको इंसेक्टिसाइड्स कहेंगे, और जो फंजाई को कंट्रोल करने के लिए केमिकल यूज़ किए जाते हैं उनको हम फंगीसाइड्स कहेंगे। इसी तरह कुछ हर्ब्स होती हैं, कम्पिटिटर या कम्पिटिटिंग प्लांट्स होते हैं जो क्रॉस में ग्रो कर जाते हैं और क्रॉप के साथ compete करते हैं फॉर देयर स्पेस एंड फॉर देयर न्यूट्रिएंट्स। तो इस वजह से फिर क्रॉप की यील्ड रिड्यूस हो सकती है। तो उसके कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए इन हर्बिसाइड्स जो हैं वो स्प्रे किए जाते हैं, जो हर्ब्स को किल कर देते हैं और हमारी क्रॉप्स की यील्ड को प्रमोट करते हैं। तो अब ये जो पेस्टिसाइड्स हमने यूज़ किए, ये पेस्टिसाइड्स अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी 3 टाइप्स दी हुई हैं। इंसेक्टिसाइड्स जो इंसेक्ट्स के लिए यूज़ हो रहे हैं, और फंगीसाइड्स जो फंगस के लिए यूज़ हो रहे हैं, और हर्बिसाइड्स जो वीड्स और हर्ब्स के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। पेस्टिसाइड्स काफ़ी हार्मफुल होते हैं। कैसे हार्मफुल होते हैं पेस्टिसाइड जो हमारी फूड में, क्योंकि ये टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसलिए जब हम इनको क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करते हैं तो इनकी स्मॉल क्वान्टिटीज़ हमारी क्रॉप्स के अंदर भी अकामुलेट हो जाती हैं। तो उन क्रॉप्स को जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो हार्वेस्टिंग के बाद वो केमिकल्स उन क्रॉप्स के थ्रू हम तक पहुंचते हैं, और उन क्रॉप्स को जब हम फूड के तौर पर यूज़ करते हैं तो वो फिर हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं विद फूड, और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी काज करते हैं। और जब वो एक स्पेसिफिक टॉक्सिक लेवल से इंक्रीज़ हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो जाते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी में अकामुलेट होते चले जाते हैं। तो क्योंकि निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी में ऐड हो सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स, तो फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो केमिकल हैं जो कि एलिमेंट्स और मिनरल्स के से बनाए जाते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स मोस्टली होते हैं, और इनमें मेटल सोर्स भी होते हैं, मिनरल ओर्स भी होते हैं, और ये जो हैं जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ ये लैंड से ड्रेन होते हैं और रिवर्स के अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पर ये यूट्रोफिकेशन वगैरह काज कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज़। तो हमारी जो इंटरनल ह्यूमन का जो सिस्टम है वो एक होम्योस्टेसिस के अंदर मेंटेन रहता है। तो जब हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे तो उसको हम हेल्दी कंडीशन कहते हैं या नॉर्मल हेल्थ कहते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है इस बुक का, 15 चैप्टर होम्योस्टेसिस के नाम से। तो होम्योस्टेसिस जो है वो बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को एक स्टेडी कंडीशन के अंदर मेंटेन रखा जाता है। बेशक बाहर का इन्वायरमेंट कितना ही चेंज क्यों ना हो जाए, इंटरनल इन्वायरमेंट को एक नॉर्मल रेंज के अंदर सेट किया जाता है। तो इससे हम हेल्दी रहते हैं। अगर हमारा ये इंटरनल इन्वायरमेंट एक स्टेडी नॉर्मल रेंज से डिस्टर्ब हो जाए, हट जाए, तो डिज़ीज़ कंडीशन काज होती है। ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट डिज़ीज़ को हम डिफरेंट टाइप्स में और डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासीफाई करते हैं।
और यहाँ पर टेबल के अंदर वो डिजीज़ दी हुई हैं। यहाँ पर डिजीज़ जो हैं वो जेनेटिक भी हो सकती हैं, कॉन्जेनिटल भी हम इनको कहते हैं। कॉन्जेनिटल डिजीज़ जो हैं वो जो डिजीज़ हैं जो बाय बर्थ होती हैं, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ हैं तो ये हमारे जीन्स के अंदर ऐड शामिल होती हैं, तो इसलिए जीन डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव जीन की वजह से ये डिज़ीज़ काज होगी और ये बर्थ के साथ ही एक पर्सन के अंदर प्रेजेंट होगी या बिफोर बर्थ ही ये प्रेजेंट होती है। तो इसमें हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वगैरह आ जाते हैं। इन्फेक्शियस और पैथोजेनिक और पैरासिटिक डिजीज़, तो ये इन्फेक्शन की वजह से होती है। कोई भी इन्फेक्शन, किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म का इन्फेक्शन हो सकता है। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो पैथोजेंस हैं, जो कि डिजीज़ काजिंग एजेंट्स हैं, उनको हम पैथोजेंस कहते हैं। या कोई पैरासाइट है जो हमारी बॉडी में इंटर होकर हमारी बॉडी के ऊपर फीड करता है और हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है, तो इनकी वजह से ये डिजीज़ होती हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में डिप्थीरिया है, मलेरिया है, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, गोनोरिया, एड्स वगैरह हैं। इसमें डिप्थीरिया ये बेसिकली बैक्टीरिया की वजह से है, मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से, स्मॉल पॉक्स वायरस की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से, कॉलरा बैक्टीरिया की वजह से है, गोनोरिया बैक्टीरिया की वजह से है, एड्स वायरस की वजह से है। फिर कुछ डिजीज़ जो हैं वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से होती हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से होती है। स्कारवी है, बेरी है, एनीमिया है, गॉइटर, क्वाशीरकोर, ये डिजीज़ हैं जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। ये आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है। मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने की वजह से हो सकती हैं या हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं, जिसमें शुगर की डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलिटस, कैरेटिनिज्म है एंड गॉइटर है। ये शुगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये बेसिकली पेंक्रियाज में इफेक्ट डिस्टर्बेंस आती है तो उसकी वजह से होगा। कैरेटिनिज्म एंड गॉइटर जो है ये थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। फिर कुछ फिज़िकल डिसऑर्डर्स हैं कि फ़िज़िकली प्रॉब्लम आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या ह्यूमन के अंदर, तो उसमें इंजरीज़, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं, हीट और कोल्ड शॉक और फिर रेडिएशंस की वजह से हो सकते हैं, या ये इसमें बेसिकली फ़िज़िकल पार्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। केमिकल काजेज़ कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो केमिकल काज, ड्रग्स वगैरह हो गई, कोई अल्कोहल ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई वो हेरोइन वगैरह ले रहा है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, तो इसकी वजह से डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ये केमिकल डिसऑर्डर्स हैं। फिर एजिंग की वजह से, यानी कि एज बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिजेनरेटिव प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं, तो इससे डिजीज़ काज होते हैं जिनको हम डिजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। तो डिजेनरेटिव डिजीज़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इसमें बोन्स जो हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और इजीली ब्रेक हो जाती हैं, और आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस में हमारी ब्लड वेसल जो हैं वो उनकी वॉल्स हार्ड होना शुरू हो जाती हैं और उनका ल्यूमन जो है वो नैरो होना शुरू हो जाता है। मेंटल इलनेस से, यानी कि दिमाग में प्रॉब्लम आ जाना मेंटल इलनेस में आएगा, तो अल्जाइमर्स डिजीज़ जो है वो मेंटल इलनेस में आता है। इसमें डेमनेशिया कहा जाता है, यानी कि लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि जिस पर्सन को अल्जाइमर होता है वो उसकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। ये लेटर एज में आफ्टर 50s ये डिज़ीज़ स्टार्ट होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये टॉपिक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।